नमस्कार प्यारे बच्चों, माई सेल्फ DN तिवारी, PGT इकोनॉमिक्स, जवाहर नवोदय विद्यालय, कानपुर देहात। आज हम अर्थशास्त्र में सांख्यिकी नामक अध्याय में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अवधारणा आपको समझाने जा रहे हैं। इस अवधारणा का संबंध आंकड़ों को एक बार एकत्रित करने के बाद उनको हमें किन किन प्रकार से, किस किस विधि से प्रदर्शित किया जा सकता है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम आपको आंकड़ों को सारणी के रूप में किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है ये भी बताएंगे। किस प्रकार बार ग्राफ, जिसे आप दंड चार्ट कहते हैं, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तोरण, ओगाइड इत्यादि इत्यादि विभिन्न प्रकार के रेखा चित्रों को हम आपको बनाने का तरीका सिखाएंगे। साथ ही हम आपको ये बताएंगे कि इन रेखा चित्रों को बनाने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं और इन रेखा चित्रों का निर्माण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले हम चलेंगे इस पाठ्य को पढ़ने के पश्चात आपको निम्नलिखित अवधारणाओं के बारे में जानकारी हो जाएगी। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, प्रस्तुतिकरण किस प्रकार हम कर सकते हैं ये भी आपको जानकारी हो जाएगी, और प्रस्तुतिकरण के कितनी विधियां हैं ये भी हम आपको बताएंगे, जिसमें सबसे पहली विधि पाठ विषयक वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण होता है, दूसरा होता है सारणी विधि, तीसरा होता है रेखा चित्र विधि, और इनके सारणियों के विभिन्न प्रकार, रेखा चित्रों के विभिन्न प्रकार, आदर्श सारणी के कौन कौन से गुण हैं, एक रेखा चित्र प्रणाली के कौन कौन से गुण हैं, ये सब चीजें हम इसमें आपको बताएंगे। साथ ही इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आपको तालिका का अर्थ और उसका उद्देश्य समझ में आ जाएगा। संदर्भ तालिका विशेष उपयोग तालिका में भेद कर पाएंगे, तालिका की रूपरेखा बना पाएंगे, एकल और बहुल आयामी दंड चार्ट के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अब यदि दंड चित्र की आवश्यकता और रचना के बारे में हम व्याख्या करेंगे। आपको पाई चार्ट जिसे आप कहते हैं, जिसे आप वृत्त चार्ट भी कहते हैं, वो भी आप बना पाएंगे, काल सारणी आरेख बना पाएंगे, आयत चित्र आवृत्ति बना पाएंगे, बहुभुज बना पाएंगे, संचयी आवृत्ति वक्र बना पाएंगे, तोरण वक्र भी आप बना पाएंगे। ऐसा इसकी खासियत है। वास्तव में प्रस्तुतिकरण की हमें आवश्यकता क्यों होती है, अगर हम इस बारे में बात करें तो ये बात, जो हमारे पास आंकड़े आते हैं वो रॉ आंकड़े आते हैं। रॉ डेटा का मतलब ये है कि बिखरे हुए डेटा होते हैं, उनसे हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। तो बड़े विस्तृत एवं बहुआयामी आंकड़ों को उनके वास्तविक रूप में समझना एक कठिन कार्य होता है। इनको संगठित एवं प्रस्तुत करने योग्य बनाना होता है, ताकि न सिर्फ इनको समझा जा सके बल्कि इनके आधार पर हम कोई निर्णय भी ले सके। अतः उपलब्ध कच्चे आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। जो कच्चे आंकड़े हैं, अगर कच्चे आंकड़ों को हम सही ढंग से, व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने में सफल हो जाएं, तो इसी को हम प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। प्रस्तुतिकरण के विभिन्न प्रकार, सबसे पहली बात है पाठ विषयक वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण, दूसरा है सारणी विधि, तीसरा है रेखाचित्र विधि एवं ग्राफिकल मेथड, और चौथा है पिक्टोरियल मेथड। आप इसके अंदर देखेंगे टेक्सचुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन पहला तरीका है, दूसरा तरीका है टेबल के बाद आपको रेखाचित्र डायग्राम से विभिन्न प्रकार के आप दिखाई पड़ रहे हैं, और उसके बाद एक आपको पिक्टोरियल मेथड भी दिखाई पड़ रहा है, जिसमें हम पिक्चर्स के माध्यम से दिखाते हैं। आइए अब हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहली जो विधि है पाठ विषयक वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण। प्यारे बच्चों, इसके अंदर हम
किसी प्रकार का आंकड़ा नहीं देते। हम एक स्टेटमेंट देते हैं, एक कथन देते हैं और उस सामग्री को, उस स्टेटमेंट को आप पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद आपके दिमाग में और उस इमेज का ही हम एक प्रदर्शन की विधि मानते हैं। तो यदि आंकड़ों को पाठ विषयक सामग्री के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो इसको पाठ विषयक वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। इस स्थिति में विषय को समझने के लिए हमको पूरा वाक्य पढ़ना पड़ता है। जो पूरा वाक्य वो सारा का सारा पढ़ेंगे तभी आप कुछ समझ में आएंगे। वास्तव में इसके अंतर्गत हम पूरे विषय को पठनीय सामग्री के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हम अगर उदाहरण की बात करें तो देखिए, कोविड-19 के दौरान भारत में ठीक होने वाले मरीजों का दर विश्व के अन्य देशों की तुलना में 10% अधिक है। आपने जब ये पूरी कहानी यहाँ से, स्टेटमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ा तो आपको ये पता चला कि इंडिया में जो है 10% अधिक मरीज कोविड-19 में ठीक हो रहे हैं। इसी तरह अगर हम दूसरा स्टेटमेंट आपके सामने रखें, NSSO द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में दालों के उत्पादन का क्षेत्र 40% कम हो गया है, जबकि गेहूं और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में 20 और 12% की वृद्धि देखी गई है। अब आप जब पूरी स्टोरी, पूरी कहानी, पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब आप अपने दिमाग में इमेज लाएंगे कि दाल के उत्पादन का एरिया 40% कम हो गया है और इनका जो है 20 और 12% क्रमशः बढ़ गया है। अब आप और थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये 40% जो जमीन कम हुई है, उस 40% में से अगर आप ये 32% जो बढ़ी है निकाल दे तो 8% जमीन का प्रयोग कहीं और चला गया। तो इस प्रकार का विश्लेषण करने के लिए आपको पूरे कथन को ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आप किसी निष्कर्ष पर आ सकते हैं। मात्र इसकी खासियत क्या है? अगर हम इसके गुण की बात करें तो सबसे पहली बात है, ये इजी टू अंडरस्टैंड है। मात्र आप एक कथन को पढ़ते हैं और अपने दिमाग में उससे संबंधित एक इमेज फॉर्म करते हैं और उस इमेज के आधार पर आप निष्कर्ष निकालते हैं। इसके लिए किसी तकनीकी अथवा कुशलता की आवश्यकता नहीं होती। आपके सामने स्टेटमेंट है, आप उसे पढ़ेंगे और आप समझेंगे और जो आप समझेंगे वही आंकड़े के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। सामान्य जीवन में इसी विधि का प्रयोग किया जाता रहा है। कहानियों, प्रश्नोत्तरी इत्यादि विधियों का प्रयोग परंपरावादी समय से चला आ रहा है। ये गुरु शिष्य परंपरा में भी शिष्य अपनी जिज्ञासा पूछता था गुरु से और गुरु अपनी जो उसकी इच्छा, जो उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए तमाम ज्ञान की बात बताता था और इसी को वो आप देखेंगे एक विधि थी ये, जिसमें सारे पुराण लिखे गए हैं। मुश्किल आंकड़ों की इसमें कोई जरूरत नहीं होती है, इसकी एक और विशेषता है। अब इसकी कमियां भी हैं, नेचुरल है। अगर कुछ विशेषताएं हैं तो कुछ कमियां भी हैं। सबसे पहली बात, पूरे कथन को ध्यान पूर्वक बार बार पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। यदि कथन बहुत बड़ा है तो समझने में कठिनाई आएगी। इस विधि में मतभेद की संभावना अधिक होती है। मतभेद होगा ही, एक ही कथन का मीनिंग हर आदमी अपने अपने स्वार्थ के अनुसार लगाएगा तो समय और धन दोनों अधिक व्यय होने के चांसेस हैं। दूसरी विधि जो होती है उसको हम तालिका विधि कहते हैं, तालिका अथवा सारणी विधि। किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य से संबंध सांख्यिकीय आंकड़ों को स्तंभों और पंक्तियों में व्यवस्थित करने को हम तालिका कहते हैं। देखिए, इसके हम क्या करते हैं, एक स्तंभ और सबसे पहली बात, आंकड़ों को स्तंभ पंक्ति में। ये देखिए, ये पंक्तियां हैं और ये ऐसे देखे जाए तो ये आपके स्तंभ है। एक स्तंभ आपका दूरी का है, दूसरा स्तंभ आपका मिलान चिन्ह का है, तीसरा स्तंभ, तो ये स्तंभ है और ये पंक्तियां हैं। तो आंकड़ों को पंक्तियों में और स्तंभों में व्यवस्थित करना तालिका अथवा सारणीबद्ध लेखन कहलाता है। क्या आप निम्न जानकारी को तालिका के रूप में रख सकते हैं? एक जानकारी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। एक महाविद्यालय में 50 विज्ञान, 50 वाणिज्य और 50 कला के छात्र हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम में गरीब छात्रों परिवारों के छात्र समान संख्या में हैं और उनकी कुल संख्या 30 है। समान संख्या में और उनकी संख्या 30 है। टोटल 50-50 है, सभी हैं। विज्ञान और वाणिज्य के पाठ्यक्रम तो अमीर परिवारों में एक समान लोकप्रिय है, परंतु कला में अमीर छात्रों की संख्या उनसे दुगनी है।
महाविद्यालय में कुल मिलाकर 40 अमीर छात्र हैं और अधिकांश मध्यम वर्गीय परिवारों से हैं और उनकी संख्या 80 है। आइए इस जानकारी की अब तालिका बनाएं। तालिका बनाने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहला डेटा है कुल छात्र आपके पास 150 है और दूसरी बात है कि इसी एक कथन को कहने के लिए हमें लगभग 1000 शब्दों का इस्तेमाल हमें करना पड़ा। देखिए यहाँ से लेकर के आपने 1000 के आसपास शब्दों का इस्तेमाल किया है और वक्तव्य की अपेक्षा तालिका सरलता पूर्वक आपको समझा पाएगी। देखिए आपको हम ये तालिका के रूप में इस आंकड़े को प्रदर्शित कर रहे हैं। 3 विषय हैं और 3 तरीके के परिवार हैं और आप देखिए जो भी तालिका में दिया हुआ है कि कुल जो परिवार है वो 150 है और कला विज्ञान और वाणिज्य में 50-50 छात्र हैं। इसके अलावा आप देखेंगे गरीब छात्र तीनों में समान रूप से हैं। सारी शर्तों को पूरा करते हुए हमने एक टेबल बना दिया है और इस टेबल से आप सरलता पूर्वक समझ सकते हैं। सारणी का उद्देश्य क्या है? तालिका बनाने का उद्देश्य परस्पर संबंधित आंकड़ों का सरल प्रस्तुतिकरण है, तुलना को आसान बनाना है, पाठक वांछित जानकारी को आसानी से देख सकता है। अब इसके अंदर आप देखिए एक सारणी में ए देश है और BCD का ए का BCD देशों से आयात और निर्यात को दिखाया जा रहा है। अब आप देखिए ये देश है, ए जो है बी को 70 रुपए का आयात करता है और 73 रुपए का निर्यात करता है। सी को 72 रुपए का आयात करता है और 80 रुपए का निर्यात करता है। डी को 74 रुपए का से आयात करता है और 85 रुपए का निर्यात करता है। ई को 85 रुपए का आयात करता है और उसको 80 रुपए का निर्यात करता है। तो सारणी वास्तव में 2 प्रकार की होती है, एक संदर्भ तालिका होती है और दूसरी होती है विशेष उद्देश्य तालिकाएं। अगर हम संदर्भ तालिका की बात करें, जिसे सामान्य उद्देश्य की तालिका भी कहते हैं, ये तालिकाएं एक प्रकार की जानकारी का भंडार होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं। इनमें विस्तृत सांख्यिकीय सामग्री भरी हुई होती है। हम इनसे छोटी छोटी अनेक तालिकाओं का निर्माण कर सकते हैं। भारत सरकार और सांख्यिकीय संस्थानों द्वारा प्रस्तुत तालिकाएं मूलतः इसी वर्ग में आती है। जो भी NSSO डेटा कलेक्ट कर रही है, CSO कलेक्ट कर रही है या जो भी हमारे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में है, वो सारी इसी श्रेणी में आती है। अगर हम विशेष उद्देश्य व पाठ्य परीक्षण तालिकाओं की बात करें तो ये संदर्भ तालिकाओं से जानकारी लेकर बनाई गई छोटी छोटी तालिकाएं होती है। संदर्भ जो अभी हमने पीछे बताया है उसी से लेकर के छोटी छोटी तालिकाएं बनाई जाती हैं। इनका उद्देश्य किसी विशेष आयाम या विषय से संबंधित प्रश्नों का सटीक उत्तर देना होता है। आदर्श सारणी के क्या क्या घटक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसको एक आदर्श सारणी, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स फॉर एन आइडियल शेड्यूल और आइडियल टेबल। सबसे पहली बात आप देखेंगे आइडियल आदर्श सारणी वही है जिसकी एक सबसे पहले तालिका का क्रमांक होता है, उसके बाद उसका शीर्षक होना चाहिए, टॉप शीर्षक होना चाहिए, उसके बाद पंक्ति का शीर्षक और स्तंभ का शीर्षक होना चाहिए। ये आपका जो है पूरा का पूरा मुख्य भाग कहलाता है, जिसे वितान कहते हैं या प्रसार कहते हैं। इसके बाद पंक्ति प्रविष्टियां होती हैं, तालिका के मुख्य भाग क्षेत्र है ये। पाद टिप्पणियां भी होनी चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ से ये टेबल ली गई है और इस टेबल में क्या क्या विशेष है जो दिखाया गया है। इसके बाद आंकड़ों का स्रोत अगर आप नहीं देंगे तो ये भी एक बहुत अनिवार्य चीज है कि ये जो आप डेटा ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, ये भी आपका होना जरूरी है। सारणी की अगर हम प्रकारों की बात करें तो ये 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत श्रृंखला, जिसे आप इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। दूसरी होती है असतत श्रृंखला, जिसे आप डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं, और तीसरी होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, मतलब आसन्न श्रृंखला। तो आइए व्यक्तिगत श्रृंखला की हम बात करते हैं। जब दिए गए आंकड़ों को उनके मूल रूप में ही प्रदर्शित किया जाता है तो ऐसी श्रृंखला को व्यक्तिगत अथवा व्यक्तिगत श्रृंखला कहा जाता है।
उदाहरण के रूप में हम कर लेते हैं, एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, उनके द्वारा अर्थशास्त्र में प्राप्त अंक निम्नलिखित है। एक रोल नंबर 1 जो है उसके 62 नंबर हैं, 2 के भी 62 है, 3 के भी 62 है, 4 के 67 है, 5 के 73 है, 6 के 53 है, 7 के 53 है। इस तरीके से 20 छात्र हैं, 20 ने जो अंक प्राप्त किए हैं, अगर हम आंकड़ों को एज इट इज लिख दें, जैसे आंकड़े प्राप्त किए रोल नंबर के सामने उनके लिख दें, तो ये समझ लीजिए आपकी इंडिविजुअल सीरीज है। अगर हम व्यक्तिगत श्रृंखला की बात करें, इन्हीं आंकड़ों को हम एज इट इज देखिए लिख दे रहे हैं जैसा कि हमें मिले हैं। अच्छा होगा आरोही अथवा अवरोही क्रम में लगा देंगे तो ये एक व्यवस्थीकरण का हिस्सा होगा और आंकड़ों को आप व्यक्तिगत श्रृंखला के रूप में प्रदर्शित कर रहे होंगे। अगर हम असतत श्रृंखला की बात करें तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दो चीजें हो जाएंगी, जिसमें प्राप्तांक होगा और टैली मार्क्स होगा और बारंबारता होगा। आप देखिए इसके अंदर 62 अंक पाने वाले 3 लोग हैं, तो आप ये देखिए 3 इस तरीके से 62 अंक कितने लोगों ने पाया ये आप देख सकते हैं 3 लोग हैं। 53 अंक कितने लोगों ने पाया आप देख सकते हैं 4 लोग हैं। 45 अंक कितने लोगों ने पाया 1 आदमी है। इसी तरह 98 अंक कितने लोगों ने पाया 3 लोग हैं और टोटल 20 लोग हैं। तो अब आपने क्या किया, एक्स और एफ के रूप में श्रृंखला को प्रदर्शित कर दिया। तो अगर श्रृंखला एक्स और एफ के रूप में है तो वो डिस्क्रीट है, अगर श्रृंखला एज इट इज है तो वो व्यक्तिगत है। आसन्न श्रृंखला हम इसको दो प्रकार, आसन्न श्रृंखला होती है जिसमें वर्गांतर होता है, क्लास इंटरवल होता है और फ्रीक्वेंसी होती है। अब वर्गांतर दो प्रकार के होते हैं, आसन्न श्रृंखला अपवर्जी श्रृंखला होती है या समावेशी श्रृंखला हो सकती है। अगर हम अपवर्जी श्रृंखला की बात करें तो 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। अब इसके अंदर जो 50 है वो वास्तव में अगले ग्रुप में शामिल है, नेक्स्ट ग्रुप में शामिल है। तो अगर आपका जो अपर लिमिट, इसे हम अपर लिमिट, इसको हम अपर लिमिट कहते हैं, अपर लिमिट ऑफ ए सीरीज अगर अगले ग्रुप में शामिल है, सेम ग्रुप में नहीं है, तो वो अपवर्जी, इसको हमने अपवर्जित कर दिया, मतलब 50 को हमने यहां से अपवर्जित कर दिया है, अगले में डाल दिया है, 60 को यहां से अपवर्जित कर दिया है, अगले में डाल दिया है। तो ऐसी श्रृंखला को हम अपवर्जी श्रृंखला कहते हैं। समावेशी श्रृंखला में क्या होता है, ये देखिए 49 जो है ना, अपर लिमिट 40 से 49 में 49 भी शामिल है, 50 से 59 में 59 भी शामिल है। तो अगर शॉर्ट में अगर हम देखें, अगर हम अपर लिमिट ऑफ ए सीरीज ऑफ ए क्लास इंटरवल को हम उसी क्लास इंटरवल में सम्मिलित करते हैं तो समावेशी कहलाएगा। अगर हम अपर लिमिट को अगले क्लास इंटरवल के लिए शिफ्ट कर देते हैं तो अपवर्जी श्रृंखला, आसन्न श्रृंखला कहलाएगी। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलेंगे, नमस्कार।